हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग भाई। चालू करें नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, ये जो देख रहे हो आप बिल्कुल इसी प्रकार थोड़ा सा स्पीडली अपने को करना पड़ेगा। तो जितनी भी थ्योरी है वो आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में जो टिश्यू वाले लेक्चर बचे हैं, इसमें पहले ही मैं आपको बोर्ड फिलअप करके बताऊंगा, जिसकी वजह से अपन सेंट्रल आइडिया की ओर आ जाएंगे, सारा का सारा कवर अप कर जाते हैं। ठीक है, सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जरूर जाना पड़ेगा इसके लिए। तो कल मैंने लास्ट में आपको जो है वो एपिथेलियम के टाइप बता दिए थे। ठीक है, एपिथेलियम सरल प्रकार की होती है, संयुक्त प्रकार की कहलाती है, और ग्रंथिल प्रकार की कहलाती है, जो अपने पिगमेंटेड के रूप में, और ग्रंथिल प्रकृति मतलब श्रावण की प्रकृति के आधार पर देख लिया था। फिर सरल उपकला के प्रकार मैंने बता दिए थे कि कोशिका का आकार कैसे होता है, उसके आधार पर इनको अपन ने बांटा था। कोशिका का आकार सरल सल्की में क्या हो जाएगा, चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर घनाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्यूब के जैसी। यहाँ पर कॉलम के जैसी, स्तंभ के जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर कैसी हो जाती हैं, दिखाई तो कुछ देता है और होता कुछ है। उसको स्तरित तो इसलिए बोल दिया क्योंकि दिखाई तो ये मल्टीलेयर देती है, लेकिन कूट स्तरित इसलिए बोला है, ये यूनिलेयर ही कहलाती है। क्यों कहलाती है वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो सरल सल्की उपकला की बात करें, एकल परत में पाई जाती हैं, तो सारी ही एकल परत में ही मिलेंगी, क्योंकि सरल की खास बात क्या होती है, एकल परत में होती है। और संयुक्त की खास बात क्या होती है, अनेक परत पाई जाती है, एक के ऊपर दूसरी कोशिकाओं की परत जरूर पाई जाएगी। तो एकल परत में कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाएं कहलाती हैं। केंद्रक भी चपटा होता है, और ऊपरी सतह पर, जैसे ये वाली सतह कोशिका की ऊपरी है, इस ऊपरी सतह पर इस प्रकार से केंद्रक जो है वो उभरा हुआ रहता है। ये मार्कर का ढक्कन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ये उभरा हुआ केंद्रक जो है वो इन कोशिकाओं के ऊपरी सतह पर भी देखा जाएगा। अरे दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला देखो, तो ये क्या कहला रहा है, ये केंद्रक इसका कहला रहा है। अनियमित किनारे इसके कहलाते हैं। डायग्राम के द्वारा अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, तो बगल से देखे जाने पर किस प्रकार की कोशिकाएं हो जाती हैं, ये इस प्रकार की कोशिकाएं कहलाती हैं, चपटी कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बन गया। इधर भी इसी प्रकार ये कोशिकाएं जो हैं ये व्यवस्थित रहती हैं। ऊपर से देखे जाने पर कैसा दिखाई देगा, अनियमित किनारों वाली कोशिकाएं दिखाई देती हैं। और इनके मध्य में अपने को केंद्रक भी दिखाई देगा, उभरा हुआ केंद्रक पाया जाता है। एकल परत में व्यवस्थित ये कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इसको क्या बोल दिया है, सरल सल्की कह दिया है। और ऊपर से अगर देखेंगे इसको, तो ये ऊपर से कैसी दिखाई देंगी, ये कोशिकाएं इस प्रकार दिखाई देती हैं, षटकोण के जैसी। एक्चुअल में इसके किनारे अनियमित कहलाते हैं, तो षटकोण कहना भी गलत है इसको। ठीक है, तो ऊपर से देखे जाने पर इस प्रकार दिखाई देंगे, केंद्रक इसका उभरा हुआ होता है। पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है इसको। पेवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पर इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे फर्श में जो टाइल लगी होती हैं उन टाइल के समान दिखाई देने के कारण इसको पेवमेंट उपकला कहा जाता है। कोशिकाएं टाइल के समान दिखाई देती हैं, कोशिकाएं टाइल्स के समान दिखाई देती। ठीक है, टेसेलेटेड उपकला भी इसे ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टेसेलेटेड उपकला, क्योंकि ये पार्श्व दिशा से या बगल से देखे जाने पर इस प्रकार तरंगित अपने को दिखाई देती है। तो तरंगित दिखाई देने के कारण इसको टेसेलेटेड कहा जाता है। तरंगित दिखाई देती है। तो क्या बोल दिया, इसको टेसेलेटेड कह दिया। कार्य इसका क्या हो जाएगा, विसरण की सीमा ये बनाती है, और कुछ जगह पर ये सुरक्षा का कार्य भी करती है, लेकिन सुरक्षा का मूल कार्य इसका नहीं है। सुरक्षा का कार्य आगे चलकर जो संयुक्त उपकला देखेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो सुरक्षा विसरण कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा श्रावण का कार्य भी करती है ये। एक मिनट, श्रावण नहीं, इसको कहेंगे निस्यंदन, फिल्ट्रेशन।
जिन भागों में छनने, पदार्थ के छनने की आवश्यकता होती है, निस्यंदन की क्रिया होती है, वहां पर भी ये पाई जाती है। एग्जाम्पल बन गया इसका, रुधिर वाहिनियों की भित्ति में ये पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों की ये भित्ति एक्चुअल में कहाँ होती है? भित्ति में बाहर वाली, मध्य वाली और अंदर वाली सब कहलाती हैं। तो सबसे अंदर वाली जो एंडोथीलियम होती है उसमें पाई जाती है, तो एंडोथीलियम याद रखना, एंडोथीलियम में उपस्थित हो जाएगी। फुफ्फुस के जो वायु आशय होते हैं, जो एल्वियोलाई होती हैं, जो कूपिका होती हैं, उनमें भी ये उपस्थित होती है। तो वायु आशयों के ब्रैकेट में लिख देना, कूपिका भित्ति में होती है कूपिका। ठीक है। बोमेन संपुट का आंतरिक स्तर जो होता है, बोमेन संपुट में अपने को पता है कि निस्यंदन की क्रिया होगी, फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी, तो वहां पर भी क्या पाया जाएगा? सरल सल की उपकला उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी सरल सल की उपकला की। सरल घनाकार उपकला की अगर बात करें तो कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं? पार्श्व से देखे जाने पर घन के आकार जैसी, क्यूब के जैसी दिखाई देती है। इस प्रकार से ये सेल दिखाई देती हैं। ठीक है, क्यूब के जैसी सेल दिखाई देंगी अपने को। ये काट कर मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, इनमें केंद्र कैसा होता है? बीच में दिखाई देता है, कोशिकाओं के मध्य में उपस्थित होता है और गोल केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की ये उपकला क्या कहलाती है भैया? सरल घनाकार कहलाती है। कोशिका घनाकार होती हैं, क्यूब के जैसी होती हैं। केंद्रक कैसा होता है? गोल होता है और कोशिका के मध्य में पाया जाता है। तो ऊपरी सतह से देखे जाने पर अपने को केंद्रक दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ सरल सल्की में जिसको सिंपल स्क्वामस भी कहा जाता है, इसमें केंद्रक ऊपरी सतह पर उभरा हुआ दिखाई देता है। कार्य अवशोषण तथा श्रावण का कार्य ये करती हैं, तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इनका फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती हैं, ग्लैंड की जो डक्ट होती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। और जो व्रकाणु नेफ्रॉन है, उसके नलिकीय भाग में भी उपस्थित होगा। इसके रूपांतरण की अगर मैं बात करूं तो ब्रश बॉर्डर कहलाता है। कहने का मतलब जो कोशिका की मुक्त सतह होती है, उस मुक्त सतह पर क्या पाई जाती हैं? ये जैसे एक कोशिका होगी, इसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई उपस्थित होती हैं और माइक्रोविलाई पाई जाएंगी, तो ये ब्रश बॉर्डर कहला जाएगा। इसको माइक्रोविलाई कहा जाता है। तो कोशिका की मुक्त सतह पर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, तो उपकला कौन सी बन गई? ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला। पूरा नाम हो गया ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला। कहाँ उपस्थित हो जाएगी? पीसीटी क्षेत्र में। पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, नेफ्रॉन का ही भाग है। बोमेन संपुट के ठीक आगे वाला भाग कहलाता है समीपस्थ संवालित नलिका या समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से इसको जाना जाता है। पक्षमाभीय उपकला, ठीक है, इसको सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। और ये जो पक्षमाभ यहाँ उपस्थित होते हैं, ये इसके किनारे मुक्त सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, सीलिया पाए जाएंगे। और सीलिया कल मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है कहाँ पर? मुक्त सतह पर, वहाँ से इनका उद्भव कहलाता है। तो मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया उपस्थित होते हैं। ऐसा कहाँ देखा जाता है? जो व्रकाणु है उसकी ग्रीवा क्षेत्र में, नेक वाले भाग में। और नेक वाला भाग कौन सा बनेगा? बोमेन संपुट और पीसीटी के बीच क्या कहलाता है? इसका नेक कहलाता है। तथा जो कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन की, संग्राहक नलिका, उसके में भी क्या पाई जाती है? पक्षमाभीय सरल घनाकार उपकला उपस्थित होती है। कोशिकाओं के मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया उपस्थित होते हैं। सीलिया बोल दो या पक्षमाभ कह दो, एक ही बात है। जर्मिनल उपकला जो गैमेट बनाने का काम करती हो, युग्मक निर्माण ये करवाएगी, युग्मक निर्माण करवाती है। ठीक है बच्चों, और कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस और ओवरी जो है उनकी लाइनिंग में ये उपस्थित होती है। तो ये आपको जब मानव जनन तंत्र मैंने पढ़ाया था उस समय ओवरी की काट भी बताई थी, टेस्टिस की काट भी बताई थी, सेमिनिफेरस नलिकाओं की काट में आपको बाहर जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई गई थी। वो जर्मिनल एपिथेलियम जो अंडाशय की काट और वृषण की काट में अपन ने देखी थी, वो कैसी कहलाती है? वो सरल घनाकार उपकला ही होती है, क्यूबोइडल सिंपल सेल्स कहलाती हैं। सरल स्तंभाकार उपकला, कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं? स्तंभ के समान दिखाई देती हैं।
पिलर के जैसी सेल कहलाती हैं भैया। इस प्रकार से ये एपिथेलियम पिलर लाइक सेल्स का बन जाएगा, ठीक है। और इसको इधर एक्सटेंड करें तो ये इस प्रकार की काट अपने को दिखाई देती है। इनमें भी केंद्रक जो है वो ऊपरी सतह पर अपने को दिखाई नहीं देगा। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक, एक बात तो याद रखना, लंबा होता है और आधार की ओर उपस्थित होता है। इस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, लंबा और आधारीय केंद्रक, जो ऊपरी सतह पर अपने को दिखाई नहीं देगा। लंबा और कैसा केंद्रक हो गया? आधारीय केंद्रक कहला जाता है, ठीक है। तो ये इनका केंद्रक बन गया, लंबा और आधारीय केंद्रक कहलाता है। स्तंभ के समान ये कोशिकाएं होती हैं। अवशोषण और श्रावण का कार्य, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का, इसका मतलब है घनाकार उपकला का भी वही कार्य है, स्तंभाकार उपकला का भी वही कार्य है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ये करवाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जो पित्त नलिका होती है, जो पित्ताशय की नलिका, बाइल डक्ट जो होती है, उसमें ये पाई जाती हैं। और यकृत में भी ये उपस्थित होती हैं, अवशोषण और श्रावण का कार्य करती हैं। रूपांतरण की अगर मैं बात करूं तो रूपांतरण मतलब इनकी मुक्त सतह पर कोई संरचना आ जाएगी। तो जैसे माइक्रोविलाई आ गई, यहाँ पर ही मैंने बताया था माइक्रोविलाई आ जाएंगी तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर कह देंगे। और ऐसा कहाँ पाया जाता है? जो गोल ब्लेडर होता है उसकी जो लाइनिंग होती है, पित्ताशय का जो आस्तर होता है, उसमें ब्रश बॉर्डर सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम पाया जाता है। पूरा नाम देखो, ब्रश बॉर्डर सिंपल कोल्यूमनर। अब इसको अपने दिमाग में सोच के देखो, ब्रश बॉर्डर का मतलब मुक्त सतह पर क्या पाए जाएंगे? माइक्रोविलाई। सरल का मतलब है एक परत में पाए जाएंगे। स्तंभाकार का मतलब स्तंभ के जैसी कोशिकाएं होंगी। तो नाम को देखकर घबराना नहीं है भैया, ठीक है। ग्लैंडुलर का मतलब ग्रंथिल, इसका मतलब ये सिक्रीशन करने लग जाती हैं कोशिकाएं। और ऐसा कहाँ पाया जाता है? आमाशय, जो स्टमक हो गया, इसोफेगस के बाद वाला भाग, कोलन और मलाशय, ये बड़ी आंत के भाग कहला गए, जिनमें क्या पाया जाता है? ग्रंथिल, सरल स्तंभाकार उपकला उपस्थित होती है। अगले रूपांतरण में ब्रश बॉर्डर भी आ गया, ग्रंथिल भी आ गया। इसका मतलब मुक्त सतह पर माइक्रोविलाई भी आ जाएंगी, सूक्ष्मांकुर भी आ जाते हैं और वो श्रावण भी दर्शाते हैं। तो ये ब्रश बॉर्डर, ग्रंथिल, सरल स्तंभाकार कहलाती है। ड्यूडेनम में, इलियम में और सीकम में पाया जाता है। ड्यूडेनम और इलियम, ग्रहणी और इलियम ये तो छोटी आंत के भाग बन गए, और सीकम जो है ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग कहला गया, ठीक है। ऐसे ही पक्षमाभी की बात करें तो मुक्त सतह पर क्या आ जाएंगे? सीलिया आ जाएंगे। ऐसा कहाँ पाया जाता है? सिलिएटेड सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम कहाँ उपस्थित होगा? फैलोपियन नलिका में पाया जाता है और एपेंडाइमल उपकला में भी उपस्थित होता है। कल मैंने बताया भी था, एपेंडाइमल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क की जो गुहिकाएं होती हैं, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वहां पर एपेंडाइमल एपिथेलियम उपस्थित होता है, ठीक है। स्टीरियोसिलिएटेड की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टीरियोसिलिया आ जाएंगे। और स्टीरियोसिलिया कैसी संरचना थी? नॉन मोटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, अगतिशील और असंकुचनशील संरचना कहलाई थी। याद करो, कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसका मॉडिफिकेशन आपको बताए थे मैंने। स्टीरियोसिलिया पाए जाएंगे मुक्त सतह पर। और स्टीरियोसिलिया का कार्य क्या है? संग्रहण का स्थल जो है उसका क्षेत्रफल ये बढ़ा देते हैं, संग्रहण स्थल के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ऐसा एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस दोनों में पाया जाता है। अधिवृषण और शुक्रवाहक दोनों में स्टीरियोसिलिएटेड सरल स्तंभाकार उपकला उपस्थित होती है, ठीक है बच्चों। लास्ट कहलाती है कूट स्तरित उपकला। ये कूट स्तरित उपकला कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभाकार कहलाती हैं। इसका मतलब सरल स्तंभाकार का ही रूपांतरण क्या कहलाता है? कूट स्तरित कहलाता है। तो ये कूट स्तरित मॉडिफिकेशन है किसका? सरल स्तंभाकार का। सरल स्तंभाकार का रूपांतरण, सरल स्तंभाकार का रूपांतरण ये कहलाता है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, जगह तो कम है लेकिन कोई बात नहीं, इसको सारे को एक साथ ही बताना होता है। तो यहाँ पर आप देखना, दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। ये तो इनकी आधारीय झिल्ली हो गई, ठीक है बच्चों। दो प्रकार की कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक कोशिका लंबी कहलाती है, दूसरी कोशिका छोटी होती है।
अगली कोशिका लंबी छोटी, लंबी छोटी, इस प्रकार एकांतर क्रम में ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं उनका केंद्रक तो कैसा होता है, लंबा होता है और आधारीय पाया जाता है। केंद्रक कैसा हो गया, लंबा हो गया और आधारीय केंद्रक हो गया। लेकिन जो छोटी कोशिकाएं मैंने बनाई हैं, ये छोटी कोशिकाओं का केंद्रक है मध्य में पाया जाता है और गोल होता है। तो केंद्र कैसा हो गया, मध्य व गोल। तो दो प्रकार की कोशिका, लंबी में लंबा तथा आधारीय केंद्रक और छोटी में गोल तथा मध्य केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें केंद्रकों की भिन्न स्थिति होने के कारण ये बहुस्तरित दिखाई देती है, मल्टीलेयर ये दिखाई देती है। लेकिन सारी की सारी कोशिकाएं एक ही आधारीय झिल्ली को स्पर्श कर रही हैं, इसलिए ये कैसी कहलाती है, सरल प्रकृति की कहलाती है। इसलिए दिखाई तो ये बहुस्तरित दे रही है, लेकिन होती क्या है, ये एकल स्तर में ही पाई जाती हैं। एकल स्तर में क्यों बोला है, क्योंकि सारी कोशिकाएं किसको स्पर्श करती हैं, एक ही आधारीय झिल्ली को स्पर्श करती हैं। इसलिए इस प्रकार की सरल उपकला को कूट स्तरित उपकला कहा जाता है। तो ये यहां पर नीचे इनकी क्या बन गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये सरल स्तंभाकार से इसको अलग कर देना, क्योंकि ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, कूट स्तरित का डायग्राम बनाया है। तो क्या देखा, केंद्र की भिन्न स्थिति होने के कारण क्या दिखाई दे रही हैं, बहुस्तरित दिखाई दे रही हैं, बहुस्तरित दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सभी कोशिकाएं एक ही आधारीय कला पर स्थित होती हैं, इसलिए क्या है, ये सरल उपकला है। सरल उपकला इसलिए बोला है इसको। तो एकल स्तर इसलिए बोल दिया क्योंकि सारी कोशिकाएं एक ही आधारीय झिल्ली को स्पर्श करेंगी और केंद्रकों की स्थिति भिन्न होने के कारण दिखाई कैसी देती है, मल्टीलेयर दिखाई देती है। तो आपको पता होना चाहिए मल्टीलेयर क्यों बोला है इसको, और ये कूट स्तरित क्यों हो गई है। तो ये सिंपल टाइप की इसलिए कहा गया है इसको। ठीक है, ऐसा कहाँ पाया जाता है, नर का जो मूत्र मार्ग होता है, मेल का जो यूरेथ्रा होता है, उसके 3 भाग बनेंगे, प्रारंभिक, मध्य और अंतस्थ भाग। ठीक है, तीनों में अलग अलग उपकला पाई जाएगी, धीरे धीरे देखेंगे। तो मध्य वाला जो यूरेथ्रा होता है, मध्य वाला जो नर मूत्र मार्ग होता है, उसमें कौन सी पाई जाती है, कूट स्तरित उपकला उपस्थित होती है। इसके अलावा जो श्वास नली है, श्वास नाल है, ट्रेकिया, उसमें भी ऐसा ही मिलेगा। और जो ब्रोंकाई होती हैं, श्वसनी, उनके अंदर भी यही पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी भैया किसकी, सरल उपकला उत्तक की। अब अपन बात करेंगे किसकी, संयुक्त उपकला उत्तक की। पहले इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपकला। एक स्तरों में कोशिका एक स्तर में नहीं मिलेंगी, अनेकों स्तर में कोशिकाओं की व्यवस्था देखी जाती है। एक स्तर के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से अनेकों स्तर उपस्थित होते हैं। ये क्या कहलाती है, कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपकला कहलाती है। कोशिकाएं अनेक स्तरों में उपस्थित होती हैं। अवशोषण तथा श्रावण में इनकी बहुत ही अल्प भूमिका होती है, या ये कह दें कि अवशोषण और श्रावण का कार्य ये नहीं करते। इनका प्रमुख कार्य क्या कहलाता है, जो रासायनिक और जो यांत्रिक प्रतिबल हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य कहलाता है। तो केमिकल और मैकेनिकल जो स्ट्रेस होते हैं उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करवाती है। रासायनिक प्रतिबल कौन से हो गए, जैसे अपने भोजन खाया, उस भोजन में कोई रसायन पाए जा रहे हैं तो मुख गुहा की जो आस्तर है उसके संपर्क में ये आएगा, तो मुख गुहा की आस्तर में ये उपस्थित हो जाएगा। ऐसे ही फेरिंक्स रीजन में जब जाएगा तो वहां पर भी ये मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो रासायनिक स्ट्रेस जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बाहर ये त्वचा पाई जा रही है, इस पर कोई रबिंग हो जाती है तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या हो जाता है, यांत्रिक प्रतिबल जो है वो उत्पन्न होते हैं। और इस यांत्रिक प्रतिबलों के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, इसको नुकसान हो सकता है शरीर को। इसलिए ये उपकला रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से बचाने का कार्य करेगी। उदाहरण क्या हो जाएगा, त्वचा की जो शुष्क सतह होती है, स्किन की जो ड्राई सरफेस होती है, उस पर कौन सी उपकला पाई जाती है, संयुक्त उपकला पाई जाती है। ऐसे ही मुख गुहा की जो नम सतह होती है, बक्कल कैविटी की जो गीली सतह होती है, उसमें भी ये पाई जाती है।
ग्रसनी में उपस्थित होती है और लार ग्रंथियों के आंतरिक आस्तर को भी ढकने का कार्य करती है। कौन है? ये संयुक्त उपकला। अब संयुक्त उपकला में फैलाव की क्षमता है या फैलाव की क्षमता नहीं है, इसके आधार पर ये दो प्रकार की होती है। विस्तार क्षमता के आधार पर इसको बताया गया है। एक संक्रामी या अंतर्वर्ती उपकला कहलाती है, ठीक है। इसको जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये जो है इसमें विस्तार की क्षमता नहीं देखी जाती है, जबकि दूसरी जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाती है, स्तरित उपकला कहलाती है, बहुस्तरों में पाई जाएगी। सबको ही पता है बहुस्तरों में ये भी मिलेगी वो भी मिलेगी, क्योंकि दोनों ही किसका भाग है? संयुक्त उपकला का भाग है। प्रसार की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। इसको तो एक अलग फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे, इसको यहीं देखना है अपने को, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाएगा? सबसे आंतरिक स्तर या सबसे नीचे का स्तर जो होता है उसके मध्य का, और सबसे ऊपरी स्तर कौन सा कहलाता है? तो दो स्तर यहाँ पर कोशिकाओं के बन जाएंगे, तीन स्तर बन जाएंगे। सबसे नीचे, नीचे का स्तर, मध्य और ऊपरी, ठीक है। सबसे नीचे के स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चलो यहीं बना देता हूं मैं आपको। ये नीचे तो क्या पाया जाएगा? यहाँ पर संयोजी उत्तक हो जाएगा, ठीक है। इस संयोजी उत्तक के ठीक ऊपर क्या पाई जाती हैं? ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये उपकला जो है ये सबसे नीचे वाली कैसी कहलाती है? घनाकार कोशिकाओं की बनी हुई उपकला कहलाती है। सबसे नीचे वाला जो एक स्तर होता है वो कैसा होता है? घनाकार क्यूबोइडल कहलाता है। गौर करना यहाँ पर संयोजी उत्तकों के ठीक ऊपर मैंने पहला परत बना दिया, इसका मतलब आधारीय कला नहीं बनाई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो कौन सी उपकला है जिसमें आधारीय कला नहीं पाई जाती? वो कौन सी उपकला है जो प्रत्यक्ष रूप से जो है संयोजी उत्तकों के ऊपर विश्राम करती है, वो आधारीय कला के ऊपर नहीं टिकी होती? तो ऐसी उपकला क्या कहलाती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम या संक्रामी या अंतर्वर्ती उपकला के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। ये तो क्या बन गया? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक बन जाता है। और ये पहला स्तर कैसा हो गया? घनाकार कोशिका। घनाकार कोशिका, ठीक है। तो नीचे का स्तर तो कैसा हो गया? घनाकार कोशिकाओं का। घनाकार कोशिकाएं होती हैं यहां पर, ठीक है। मध्य का जो स्तर होता है ये नाशपति आकार की कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? इस प्रकार से नाशपति के रूप में जो है वो व्यवस्थित रहती हैं। नाशपति आकार की कोशिकाएं कहलाती हैं। पियर शेप्ड कोशिकाएं इनको कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे स्तर कितने होते हैं भैया? ऐसे स्तर कहलाते हैं 2 से लेकर 4 स्तर यहाँ पर पाए जाएंगे। तो मध्य के 2 से 4 स्तर कैसे हो गए? नाशपति आकार जैसी कोशिकाओं के बने हुए हो जाते हैं। ठीक है। तो मध्य में क्या बोलते हैं? नाशपति आकार की कोशिकाएं। नाशपति आकार 2 से 4 स्तरों में उपस्थित होती है ये। और सबसे जो ऊपरी स्तर होता है ये कैसा कहलाता है? अंडाकार कहलाता है। ये कैसा हो गया? नाशपति आकार जैसा। इसको बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया नाशपति आकार जैसा। आकार कोशिकाओं का 2 से 4 परतें कहलागी। और सबसे ऊपर कैसी होती हैं? अंडाकार होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंडाकार कोशिकाएं, ठीक है। ये बन जाएंगी अंडाकार सबसे ऊपरी। और सबसे ऊपरी स्तर जो अंडाकार है उसके ऊपर एक पतली क्यूटिकल और पाई जाती है जो इसको जलरोधी बनाती है, वाटरप्रूफ बनाती है। तो ये तो हो गई अंडाकार, अंडाकार ऊपरी परत। और ये हो गई पतली क्यूटिकल, पतली क्यूटिकल, ठीक है। तो
ये जो कोशिकाओं का आकार अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, ये आप याद रखना विश्राम अवस्था के दौरान ऐसा होता है। जब इनमें प्रसार होगा तो उस दौरान सारी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, चपटी हो जाती हैं। यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम संक्रामी जो उपकला है उसके विभिन्न आकार कोशिकाओं के कब दिखाई देते हैं, तो विश्राम अवस्था के दौरान दिखाई देते हैं। ये कब दिखाई दे रहा है? विश्राम अवस्था के दौरान। विश्राम अवस्था विश्राम अवस्था के दौरान। भिन्न आकृति की कोशिकाएं, भिन्न आकार की कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, जो पतली क्यूटिकल पाई जाती है वो इसको जलरोधी बनाती है। पतली क्यूटिकल इसको जलरोधी बनाती है। जलरोधी बनाती। ठीक है, अब ये पाया कहां पर जाएगा वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो उन एग्जाम्पलों को चलो एक डायग्राम की सहायता से यहीं मैं बना देता हूं। ये तो हो गई भैया किडनी। ठीक है, इस किडनी में वृक्क में यहां पर एक कीपनुमा भाग क्या कहलाता है? वृक्क श्रोणी भाग कहलाता है। इस वृक्क श्रोणी भाग से क्या निकलता है? मूत्रवाहिनी निकलती है। और ये मूत्रवाहिनी कहाँ प्रवेश करती है? मूत्राशय में प्रवेश करती है। ठीक है, इधर से दूसरी मूत्रवाहिनी आ जाएगी, ये मूत्राशय कहलाएगा। और मूत्राशय के बाद ये प्रारंभिक यूरेथ्रा पाया जाता है, प्रारंभिक मूत्र मार्ग पाया जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा? मध्य मूत्र मार्ग आ जाएगा। तो नर का जो मध्य मूत्र मार्ग होता है उसमें तो कूट स्थित, एक एग्जाम्पल पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी जगह क्या पाया जाएगा? तो वृक्क के श्रोणी भाग में ये उपकला मिलेगी। जो मूत्रवाहिनी है वहां पर क्या पाई जाएगी? ट्रांजिशनल संक्रामी उपकला। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है मूत्राशय उसमें मिलेगा, और मूत्र मार्ग के प्रारंभिक भाग में भी ये उपकला पाई जाती है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? रीनल पेल्विस हो गया, यूरेटर में उपकला पाई जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के आस्तर में पाई जाएगी, और मूत्र मार्ग के प्रारंभिक स्तर में भी उपस्थित होती है। ठीक है, तो क्या क्या बन गया? कहाँ कहाँ उपस्थित है? एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया मैं, सारे एक साथ ही हैं। वृक्क श्रोणी भाग में उपस्थित है ये। इसके अलावा मूत्रवाहिनी के आस्तर में भी है, मूत्रवाहिनी के आस्तर में भी पाई जाती है। इसके अलावा मूत्राशय यहाँ भी उपस्थित होती है, इसके आस्तर में भी उपस्थित होती है ये। और लास्ट में चौथा एग्जाम्पल आ जाएगा अपना, कौन सा? नर मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग। नर मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग। प्रारंभिक भाग। तो 4 एग्जाम्पल बन गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर बाहरी बार क्यूटिकल पाई जाती है, इसका मतलब अवशोषण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, जलरोधी इसको ये बना रही है। और साथ ही यूरिनरी सिस्टम जो मूत्र तंत्र है उसके आस्तर में ये पाई जाती है, इसलिए इस संक्रामी उपकला को, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथीलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नोट लगाकर पॉइंट लिख लेना, इसे यूरोथीलियम के नाम से भी, यूरोथीलियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी बात हो गई किसकी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। बात करेंगे किसकी? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका वो फ्लो चार्ट पहले मैं बना देता हूं, आप वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन करें। और ये जब आप नोट डाउन कर रहे हैं, इसे ठीक पहले वाला फ्लो चार्ट भी अगर दिखाई नहीं देता है ना, तो उसका क्या करना होता है? स्क्रीनशॉट लेना होता है
और उसके बाद जब वीडियो लेक्चर पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट को जूम करके आप नोट्स भी बना सकते हो। वैसे तो मैं जो मोटी नीब वाला मार्कर है वो काम में ले रहे हैं कि आपको सारा दिखाई दे जाए, लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें इसको। हाँ तो बच्चों, संयुक्त उपकला में पहला तो ट्रांजिशनल अपन ने देख लिया जिसमें प्रसार की क्षमता होती है, दूसरा स्तरित उपकला कहलाती है जिसमें प्रसार की क्षमता अनुपस्थित होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रसार की क्षमता अनुपस्थित। प्रसार की क्षमता क्या हो जाएगी बच्चों, अनुपस्थित हो जाती है। ये आधार बनेगा इसका बाह्य परत की कोशिकाओं की आकृति कैसे है, तो इसमें संयुक्त है नहीं, ये संयुक्त है, इसका मतलब बहुत सारे स्तर पाए जाएंगे, लेकिन सबसे बाहरी जो स्तर है उस स्तर की कोशिकाओं की आकृति कैसी है उसके आधार पर ये 3 प्रकार की बन जाती है। स्तरित सल्की बन जाती है, बाह्य परत की कोशिकाएं सल्की कहलाती हैं, स्क्वामस कहलाती हैं, अनियमित आकृति वाली किनारों वाली कहलाती हैं। बाह्य स्तर की कोशिकाएं घनाकार कहलाती हैं, बाह्य स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार कॉलम शेप की कहलाती हैं। बाह्य स्तर की कोशिकाएं जो सल्की उपकला है, इसमें एक में मैं आपको बता देता हूं कि आधारीय और मध्य स्तर कैसा होता है। वैसा ही आधारीय और मध्य स्तर यहां भी मिलेगा, वैसा ही आधारीय और मध्य स्तर यहां भी मिलेगा, लेकिन अपने को तो यहां विभेदन किसके आधार पर करना है कि बाहरी परत की कोशिकाओं की आकृति कैसे है। तो आधारीय स्तर जो है वो घनाकार का बना हुआ है, यहां भी घनाकार का होगा, यहां भी घनाकार का होगा। मध्य स्तर बहुभुजी पॉलीगोनल शेप होती हैं, ये भी पॉलीगोनल कहलाएगा मध्य स्तर, ये भी मध्य स्तर कैसा कहलाएगा, पॉलीगोनल ही कहलाता है। ठीक है, आधारीय जो स्तर है ये जननिक परत कहलाता है, जर्मिनल एपिथेलियम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम कौन सी होती है, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम या स्तरित सल्की उपकला में ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो आधारीय स्तर कैसा हो गया, जननिक परत ये कहलागी, जो क्या करेगी, गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण ये करवाएगी। वो सॉरी, युग्मक का निर्माण नहीं, ये क्या काम करेगी, ऊपर की जो परतें हैं उनकी अन्य कोशिकाओं का निर्माण करवाती है। तो जननिक परत का मतलब हो गया जर्मिनेटिवम लेयर। ठीक है, वो जर्मिनल लेयर नहीं है, ये क्या कहलाती है, जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम लेयर। ऊपर की कोशिकाएं बहुभुजी और सल्की कोशिकाएं जो जो मृत होती चली जाएंगी त्यों तो ये नई परतें बनाती चली जाती है। ठीक है, प्रकार की अगर बात करें स्तरित सल्की उपकला का प्रकार 2 प्रकार का हो जाएगा, एक किरेटिनीकृत कहलाता है, एक अकिरेटिनीकृत कहलाता है। इन कोशिकाओं में जो बाह्य कोशिकाएं हैं इनमें किरेटिन का जमाव अगर हो जाएगा तो ये किरेटिनीकृत हो जाएंगी। किरेटिन अनुपस्थित, किरेटिन अनुपस्थित। अनुपस्थित, किरेटिन उपस्थित है यहां पर। ठीक है, अनुपस्थित नहीं, इसको उपस्थित करना क्योंकि ये इधर कौन सा लिखा है, किरेटिनीकृत, उपस्थित। किरेटिन उपस्थित है तो यहाँ पर किरेटिनीकरण की क्रिया भी होगी और इस किरेटिनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ये कोशिकाएं मृत कहलाती हैं। इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक अनुपस्थित। ठीक है, और मृत कोशिका ये कहलाती हैं, मृत कोशिका। ठीक है बच्चों, ऐसा कहां पाया जाएगा, त्वचा की जो एपिडर्मिस अधिचर्म होती है वो किसका एग्जाम्पल है, किरेटिनीकृत स्तरित सल्की उपकला का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो जानवरों के सींग होते हैं उसमें भी किरेटिनीकृत सल्की उपकला पाई जाएगी। नाखून, पक्षियों के जो फीदर होते हैं, पर होते हैं, उनमें मिलेगा, और जो रोम होते हैं, शरीर के जो बाल होते हैं उसमें भी किरेटिन पाया जाता है। तो ये इन सभी उदाहरणों में क्या पाया जाता है, किरेटिनीकृत स्तरित सल्की उपकला पाई जाती है। अकिरेटिनीकृत की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, किरेटिन अनुपस्थित, किरेटिन अनुपस्थित। किरेटिन अगर नहीं होगा तो किरेटिनीकरण की क्रिया भी नहीं होगी, तो कोशिकाएं सजीव कहलाएंगी और केंद्रक उपस्थित कहलाएगा, केंद्रक उपस्थित। और क्या हो जाएगा, सजीव कोशिका, सजीव कोशिका ये कहलाती है।
कहाँ पाई जाती हैं? मुख, गुहा, बक्कल कैविटी, अपने जो होठ हैं ये हो जाएगा। इसके अलावा जो गाल हैं वो हो जाएगा, कठोर तालु का आंतरिक आस्तर। ठीक है, तो मुख, गुहा, ओष्ठों, गालों तथा कठोर तालु के आंतरिक स्तर पर उपस्थित उपकला कौन सी कहलाती है? अकेराटिनीकृत स्तरित सल्कली उपकला के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो टॉन्सिल पाए जाते हैं गले में, जो टॉन्सिल होते हैं वहां भी पाई जाएगी। ग्रसनी फेरिंग्स में भी उपस्थित होगी। गुदानाल जो एनल कैनाल होती है उसमें भी उपस्थित होगी। वेजाइना में पाई जाएगी। और आंखों का जो कॉर्निया होता है वहां भी कौन सी पाई जाती है? अकेराटिनीकृत स्तरित सल्की उपकला उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा कहलाता है स्तरित घनाकार उपकला। बाह्य परत की कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? क्यूब के जैसी हो जाती हैं। बाह्य स्तर घनाकार कोशिकाओं का बना होता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? केंद्रक उपस्थित होता है इनमें, केंद्रक उपस्थित तथा सजीव कोशिका, सजीव कोशिका। ठीक है बच्चों। जो स्वेट ग्लैंड होती हैं उसकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनमें पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि की नलिकाओं में कौन सी मिलेगी? स्तरित घनाकार उपकला, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी। मादा मूत्र मार्ग तो छोटा सा ही होता है, पता है 4 सेंटीमीटर का, ये प्रजनन तंत्र के दौरान आपको पढ़ाया था। तो पूरे मादा मूत्र मार्ग में कौन सा पाया जाएगा? स्तरित घनाकार उपकला पाया जाता है। ठीक है। और नेत्र का कंजक्टिवा, तो नेत्र का जो कंजक्टिवा भाग है, श्लेष्मा भाग है, इसमें भी कौन सा पाया जाता है? स्तरित घनाकार उपकला ही उपस्थित होती है। नेक्स्ट, स्तरित स्तंभाकार उपकला। बाह्य स्तर कैसा हो जाएगा? स्तंभाकार। तो मध्य का स्तर कैसा हो जाएगा? बहुभुजी हो जाएगा यहाँ भी। और आधारीय स्तर कैसा हो जाएगा? घनाकार यहाँ भी हो जाता है। तो यहाँ पर स्तंभाकार कोशिका बाह्य स्तर में पाई जाती हैं। और ये भी कैसी होती हैं? केंद्रक उपस्थित होता है और सजीव कोशिका कहलाती हैं। तो यहाँ भी बोल देना, केंद्रक उपस्थित तथा सजीव कोशिका, सजीव कोशिका। ठीक है बच्चों। बात आती है कहाँ ये पाई जाती हैं? तो मेंढक की मुख ग्रसनी जो गुहा है, बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है, उसमें स्तरित स्तंभाकार उपकला पाई जाएगी। ऐसे ही मेंढक की गुहा में एक पहले भी सरल में भी देखा था अपन ने, नर मूत्र मार्ग का दूरस्थ भाग। तो नर मूत्र मार्ग का मध्य भाग तो कूट स्तरित में पढ़ा था अपन ने, हाँ या ना। और नर मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो अंतर्वर्ती उपकला है उसमें पढ़ा था। और नर मूत्र मार्ग का दूरस्थ भाग ये कौन सा कहलाता है? स्तरित स्तंभाकार उपकला का बना हुआ कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा एपिग्लोटिस, लैरिंक्स और गर्भाशय, इनमें भी उपस्थित होता है। इसमें एक चीज याद रख लेना, ये स्तरित स्तंभाकार उपकला फिर से 2 प्रकार की होती है। पक्षमाभ उपस्थित होते हैं या नहीं होते, सीलिया पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो मेंढक की मुख ग्रसनी गुहा और इसके अलावा ये लैरिंक्स और गर्भाशय, इनमें तो क्या होते हैं भैया? इनमें तो पाया जाता है क्या? पक्षमाभ। तो ये जो रेड में मैंने लिखा है यहाँ पर तो लिख देना, ये तो पक्षमाभी स्तरित स्तंभाकार उपकला पाई जाएगी। पक्षमाभ उपस्थित। ठीक है। और बाकी ये जो बच गया नर मूत्र मार्ग का दूरस्थ भाग और एपिग्लोटिस, इन दोनों में क्या हो जाएगा? इन दोनों के लिए लिख लेना पक्षमाभ अनुपस्थित, पक्षमाभ अनुपस्थित। ठीक है। तो ये अपनी बात होती है बच्चों किसकी? स्तरित उपकला, जो संयुक्त उपकला का ही एक भाग बनी थी। अब अपन विशिष्टीकृत उपकला जो लास्ट में आती है उसकी अपन बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला उत्तक है, उसमें तीसरा प्रकार आ जाएगा अपना स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम या विशिष्टीकृत उपकला। ठीक है। इसमें ये 2 प्रकार बनते हैं, एक वर्णकित उपकला कहलाती है, एक ग्रंथिल उपकला कहलाती है। पिगमेंटेड एपिथेलियम बन जाएगी, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाती है। जो वर्णकित उपकला है इसमें एक वर्णक का जमाव हो जाता है घनाकार कोशिकाओं में, और ये वर्णक क्या कहलाता है? मेलेनिन वर्णक कहलाता है। तो घनाकार कोशिकाओं में मेलेनिन वर्णक उपस्थित होता है। उदाहरण हो जाएगा नेत्र के रेटिना तथा कोरोइड जो स्तर होता है उसमें पाया जाता है। आई की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, सबसे बाहर वाली परत कौन सी? स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड, फिर रेटिना। तो स्क्लेरा और
वो सॉरी कोरोइड और रेटिना, इन दोनों में क्या हो जाएगा, मेलानिन वर्णक का जमाव हो जाता है घनाकार कोशिकाओं में, और ये उपकला क्या कहलाती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम कहलाती है। दूसरी ग्रंथिल उपकला है, यहाँ पर स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं जो है वो स्रावी प्रकृति दर्शाने लग जाती हैं, और ये स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं जो श्रावण दर्शाती हैं ये क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं। और ये ग्रंथिल उपकला ही वो उपकला है जो तीनों ही जननिक स्तरों से उत्पन्न होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से बनी हुई होती है। इसका मतलब ग्रंथियां जो होती हैं वो एक्टोडर्म के द्वारा भी होती हैं, मेसोडर्म के द्वारा भी होती हैं, एंडोडर्म के द्वारा भी उत्पन्न होती हैं। अब ग्रंथियों के प्रकार की यहाँ पर बात की गई है, तो ग्रंथियों के प्रकार 4 प्रकार मैंने बताए हैं। एक इकाई के आधार पर भी होता है कि सीक्रेटरी यूनिट कैसी होती हैं, ट्यूबुलर कहलाती हैं, एल्वियोलर कहलाती हैं, उतना डिटेल में कोई नहीं पूछता है, ये कॉमन सा एक नॉलेज है, वो आपको याद रखना है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ सेल के आधार पर एनसीईआरटी ने केवल इसी की ही बात की है, और इसका डायग्राम भी दिया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो वो डायग्राम आप जरूर देख लें एनसीईआरटी में से, ठीक है। अपने यहाँ डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिंपल सा डायग्राम है। एक जगह तो जो है वो कलश कोशिका, गोबलेट सेल जो है उनका डायग्राम बना रखा है, और दूसरी ओर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड का डायग्राम बना रखा है, ठीक है। तो एक कोशिकीय का मतलब हो गया एक ही एकल कोशिका ही स्रावी प्रकृति दर्शाती है, और वो क्या कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है, ग्लैंड की तरह क्रिया करती है। कलश कोशिका तथा पेनेथ कोशिका इसका एग्जाम्पल बन जाती है, ठीक है। कलश कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान पढ़ा होगा, आमाशय की भित्ति में पाई जाती है। गोबलेट सेल जो किसका श्रावण करती है, श्लेष्मा का, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल और पेनेथ कोशिका कहाँ पाई जाती है, जो इंटेस्टाइन अपन ने पढ़ी थी, आंतरीय जो भित्ति पढ़ी थी, उस आंतरीय भित्ति में पेनेथ कोशिका की उपस्थिति भी देखी जाती है। ये दोनों ही कैसी ग्रंथि हैं, श्रावण दर्शाएंगी, श्रावण दर्शाएंगी, इसका मतलब क्या हो गई, ये ग्रंथिल उपकला कहला गई, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कहलाती है। और एक ही कोशिका ऐसा कार्य करती है, सिंगल कोशिका ही ग्रंथि की भांति कार्य करती है, इसलिए इसको एक कोशिकीय ग्रंथियां कह दिया है। बाकी की बची हुई जो ग्रंथियां हैं वो क्या आ जाती हैं, बहुकोशिकीय ग्रंथियां आ जाती हैं। और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप याद रख लेना, लार ग्रंथि, क्या बोलते हैं भैया, लार ग्रंथि किसका एग्जांपल है, बहुकोशिकीय का, मल्टीसेलुलर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्राव का निष्कासन। अपने स्राव का निष्कासन ये खुद की नलिका की सहायता से करती हैं या इनके पास नलिका नहीं पाई जाती, इस आधार पर ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी कहलाएंगी, बहिर्स्रावी, अपने श्रावण को रुधिर में ना डालकर ये खुद की नलिका से लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, इसका मतलब इनके पास में नलिका पाई जाती है। नलिका पाई जाती है तो ग्रंथि क्या बन गई, बहिर्स्रावी ग्रंथि बन गई। और इन ग्रंथियों का जो स्राव है वो एंजाइम कहलाता है। तो एंजाइम का श्रावण करने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड इनको कहा जाता है। मतलब अपने श्रावण को ये प्रत्यक्ष रूप से किसमें, रुधिर में पहुंचाती हैं, और रुधिर फिर परिसंचरण के द्वारा इसको लक्ष्य अंग तक ले जाने का कार्य करता है। तो खुद के पास नलिका नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथि क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो बहिर्स्रावी को तो क्या बोल दिया, एक्सोक्राइन, और अंतःस्रावी को क्या बोल दिया, एंडोक्राइन। और जो दोनों ही काम दर्शाती है, नलिका होती है तो एंजाइम का श्रावण भी करती है, और नलिका नहीं होती तो हार्मोन का श्रावण भी करती है, मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर बात कर लें तो बहिर्स्रावी में डक्ट मिलेगी क्या, नलिका उपस्थित, नलिका उपस्थित हो जाएगी, यहां पर नलिका उपस्थित। यहां पर नलिका अनुपस्थित। यहां पर कुछ भाग नलिकीय श्रावण करता है, कुछ भाग अपने श्रावण सीधा रुधिर में कर देता है, तो ये मिक्स टाइप का कहला जाएगा। नलिका उपस्थित है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहला गई, इनका श्रावण क्या कहलाता है, एंजाइम का श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं। जिनमें नलिका नहीं होती, जिन्हें एंडोक्राइन कहा जाता है, वो हार्मोन का श्रावण करती हैं, हार्मोन का श्रावण। फिजियोलॉजी आपने पढ़ ली, अब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सीक्रेट करती हैं, कौन सी ग्रंथियां एंजाइम सीक्रेट करती हैं।
और यहाँ पर मिक्स्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावण ये करती हैं। हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावण, दोनों का स्रावण। और इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अग्नाशय पेनक्रियाज ऐसा करती है तथा जो जनद होते हैं, गोनेड होते हैं, जनद या गोनेड कह दो इनको, जैसे वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, ये भी हार्मोन और एंजाइम के रूप में तो ये जो युग्मक हैं उसको नलिका की सहायता से पहुंचाती हैं, स्थानांतरण करती हैं। बाकी जो हार्मोन है उसको कहाँ पर मुक्त करती हैं, रुधिर में मुक्त कर देती हैं। ठीक है, तो ये स्राव के निष्कासन के आधार पर हो गया। पदार्थ के स्राव के आधार पर कि पदार्थों का स्राव किस रूप में किया जाता है, ये कहलाती हैं अंश स्रावी ग्रंथि मीरोक्राइन, अपस्रावी ग्रंथि एपोक्राइन और पूर्ण स्रावी ग्रंथि होलोक्राइन कहलाती हैं। ठीक है, तो अंश स्रावी को तो क्या बोल दिया, मीरोक्राइन, मीरोक्राइन। अपस्रावी को क्या बोल दिया, एपोक्राइन। और पूर्ण स्रावी को क्या बोल दिया, होलोक्राइन। ठीक है बच्चों, तो अधिकांश पसीने की ग्रंथियां और लार ग्रंथियां किस में आती हैं, अंश स्रावी में, मीरोक्राइन में आती हैं। एपोक्राइन में अपने आरंभ पिट में, और जो जांग वाला भाग है वहां पर जो पसीने की ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं वो अपस्रावी में आती हैं। इसके अलावा स्तन ग्रंथियां भी अपस्रावी में, एपोक्राइन में कहलाती हैं। और होलोक्राइन में सीबेशियस ग्रंथियां हो जाएंगी जो किसका श्रावण करेंगी, ऑयली पदार्थ का। ठीक है, तेलीय पदार्थ का श्रावण करती हैं, सीबेशियस कहलाती हैं। अब यहाँ पर ये तीन शब्द काम में लिए हैं, इनको थोड़ा सा मैं डायग्राम के द्वारा समझा दूं आपको कि किस किस प्रकार ये अपने श्रावण को मुक्त करती हैं। तीन नाम कौन से हैं, मीरोक्राइन, दूसरा है एपोक्राइन, तीसरा है होलोक्राइन। ठीक है, डायग्राम एक साथ ही बना रहा हूं मैं। ये मीरोक्राइन हो गया, कोशिकाएं हो गई है यहाँ की। ठीक है, ज़्यादा कोशिकाएं नहीं बनाई, बस 3-4 बना दे बहुत है। एपोक्राइन में ये बन गया, और इससे रिजल्टेंट एक संरचना और बनेगी, और होलोक्राइन में समझना क्या है। मीरोक्राइन में ये जो कोशिकाएं होती हैं इन ग्रंथियों की, ये श्रावण का उत्पादन करती हैं। यहाँ पर ये स्रावी पदार्थ जो है ये इसके ऊपरी भाग पर आ जाता है, और जब इस स्राव की आवश्यकता पड़ेगी तो विसरण, डिफ्यूजन के द्वारा ये श्रावण बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो स्राव कहाँ आ गया, बाहर, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। तो कोशिका के किसी भी भाग का हास्य नहीं होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा बाहर आ चुका है। विसरण की क्रिया द्वारा जो स्राव है वो बाहर आ जाएगा, कोशिका के किसी भी भाग का हास्य नहीं होगा। कोशिका का भाग नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है। और ऐसा कहाँ देखा जाता है, ज्यादातर पसीने की ग्रंथि और जो सलाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, उसमें ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, नंबर 2 दूसरा आ जाएगा कि ये कोशिकाएं हैं, ये अपने स्रावी पदार्थ को कोशिकाओं का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, ऊपरी भाग होता है, वहां पर एकत्रित करती हैं, और उसके बाद में कोशिकाओं का भाग टूटकर इनसे अलग हो जाता है।
इससे ये टूटा, इससे ये टूटा, ये भाग टूटकर क्या हो गए, अलग हो गए। और इन भागों में क्या पाया जा रहा है, ये कुछ पदार्थ पाया जा रहा है जो क्या कहला रहा है, श्रावण कहला रहा है इन कोशिकाओं का। ठीक है, तो कोशिकाओं का ऊपरी भाग टूटकर पृथक हो जाता है। कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं, एपोक्राइन। कोशिकाओं का ऊपरी भाग टूटकर पृथक हो जाता है, क्या कहला गया बच्चों, एपोक्राइन कहला जाता है। अरे ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा, होलोक्राइन। होलोक्राइन में क्या हो जाएगा, ये कोशिकाएं स्रावी पदार्थ बनाएंगी। ठीक है, जो जो जरूरत पड़ेगी त्यों तो कोशिकाएं पृथक होती चली जाती हैं। ये 3 कोशिकाएं मैंने पृथक हुई बता दी और 2 कोशिकाएं अपने मूल स्थान पर ही जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब होलोक्राइन में संपूर्ण कोशिका ही टूटकर अलग हो जाती है, तो इसको पूर्ण स्रावी कहा जाता है। सीबेशियस ग्रंथियां इसका एग्जाम्पल बन जाती हैं। पूर्ण कोशिका टूटकर पृथक हो जाती है। ये क्या कहलाती है बच्चों, होलोक्राइन कहलाती है। ठीक है, तो ये अपनी इन ग्रंथियों की कुछ एक बातें हो गई, इसी को ही मुख्य रूप से समझाने की आवश्यकता थी। अब स्राव की प्रकृति के आधार पर ये जो सिक्रीशन करेंगी वो स्राव की प्रकृति क्या होगी, तो वो सीरस ग्रंथियां हो सकती हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां, म्यूकस ग्रंथियां हो सकती हैं, या मिक्स टाइप की हो सकती हैं जिसमें जलीय पदार्थ और जो श्लेष्मा है दोनों ही पाए जाएं। तो सीरस ग्रंथियां तो जलीय स्राव करती हैं, एग्जाम्पल इसका पसीने की ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड बनता है। श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती हैं वो श्लेष्मा का स्रावण करती हैं, कलश कोशिकाएं कहलाती हैं, जो यहाँ भी मैंने बोला था कलश कोशिकाएं गोबलेट सेल कहलाती हैं। और मिश्रित का मतलब है दोनों ही प्रकृति का स्राव करती हैं, जलीय स्राव भी करती हैं और श्लेष्मा का स्राव भी करती हैं। तो एग्नाशय और जो जठर ग्रंथियां हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, वो इसका एग्जाम्पल बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही अपना ये जो उपकला उत्तक है ये पूर्ण होता है। वीडियो को रोककर नोट डाउन करें। हाँ भाई किया, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। कल अपन संयोजी उत्तकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।